विषय है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको किस किस उस पे देखेंगे, यानी इंडियन इकोनॉमी। तो पहले ही से है कि इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, वैश्विक हमको इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर भले वर्ल्ड की इकोनॉमी से करना है, लेकिन स्पेशली हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, और उसमें स्पेशली आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दो पोर्शन में, एक तो प्री में भी हमको ये है और मेंस में भी है। ठीक है, प्री में तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, पेपर 1 उसी में आएगी। लेकिन मेंस में अगर आप देखेंगे, यानी मुख्य परीक्षा में, देखिए इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिंदी में बोले दे रहे हैं। मेंस में अगर आप देखेंगे तो पेपर 3, स्पेशली पेपर 3 उठा के देखेंगे तो उसमें जो है टॉपिक 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 18, इवन अगर आप पेपर 2 उठा के देखेंगे तो वहां पर भी गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे दिए हुए हैं। यानी कुछ पोर्शन हमें सेकंड पेपर में भी इससे आता है, तो उसको भी यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दो पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, तो लेकिन आपको हथियार लेके बैठना है। आपके हथियार क्या होंगे? सिलेबस, और आपके इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि करंट से अपडेट चीजें होती हैं, तो इसमें ट्रेडिशनल चीजें बहुत कम आती हैं। तो ट्रेडिशनल चीजों के लिए आप 5 साल का देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल, बाकी सब आपको करंट का ही देखना है। तो इसमें 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसकी कम से कम 3 रीडिंग करनी है आपको, शुरू में सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर प्री का भी और मेंस का भी सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। क्यों? 5 साल पहले जीडीपी अलग थी, रेपो रेट अलग था, उस समय कोई योजनाएं होगी वो अलग थी, उस समय एनपीए के लिए प्रोविजंस अलग थे। ठीक है, इसलिए जो है उसको सॉल्व मत करिएगा, रीडिंग करिएगा, कम से कम 3 रीडिंग। सभी को सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये काम आपको अब अगले 1 डेढ़ महीने करना है, जब तक इकोनॉमिक्स आपकी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो 3 रीडिंग आपको करनी है 5 साल के क्वेश्चन पेपर। 10 साल का करने की कोशिश भी मत करिएगा, इकोनॉमिक्स में कुछ भी चीज रिपीट नहीं होती पुरानी जल्दी से। 5 इयर्स करेंगे तो आपको 5 ईयर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर उस समय रेपो रेट आया तो इस समय रेपो रेट पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पहले इन्फ्लेशन का कोई पोर्शन आ चुका है तो इन्फ्लेशन पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये पता रहेगा कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए 3 रीडिंग आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर की कर लेनी है। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या करना है, और क्या क्या पढ़ना है, 4 चीजें और पढ़नी। और देखिए ये जो बना रहे हैं इसको चाहे तो
एक रफ में बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसको लिखवाएंगे थोड़ी नहीं हम। ठीक है, पहली चीज आपको क्लास नोट आपका जो रहेगा, इसको तो बार बार रिवाइज करना ही है आपको। ठीक है, दूसरी चीज इंडिया ईयर बुक। ठीक है, इंडिया ईयर बुक। और तीसरी चीज है आपका न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन, यानी कि जो आप करंट अफेयर्स का नोट्स बना रहे हैं उसमें का पोर्शन। और एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी जो हमने आपको भेज दी है, आपको 11th की एनसीईआरटी हमने भेजी होगी। ठीक है, मिल गई है ना सबको, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, तो वो 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब इसमें आपको देखिए करंट अफेयर्स का पोर्शन ये करिएगा, इकोनॉमिक्स का बनाते रहिएगा। ठीक है, और जब आपको पढ़ाते जाएंगे तो उसमें वो चीज ऐड करते रहिएगा जब कभी आपको एग्जाम देना होगा। बाकी इस साल का करंट तक का जितना पोर्शन रहेगा वो तो आपको लिखवा ही दिया जाएगा। ठीक है, अब क्लास नोट्स के साथ इंडिया ईयर बुक में आप देखेंगे यूनिट 4 कृषि एग्रीकल्चर। अब सोचिए ज्योग्राफी में ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिएगा एग्रीकल्चर का पोर्शन पढ़ेंगे, इवन एग्रीकल्चर हम आपको क्लास नोट्स में भी यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर आपको इसमें से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है बेसिक इकोनॉमिक डेटा, यूनिट नंबर 6 में होगा। देखिए हमारे पास पुराना ही ये बना हुआ है। ठीक है, अगर वो बदल गया है तो देख लीजिएगा, मूल आर्थिक आंकड़े, ईयर बुक की बात कर रहे हैं, ये आपको उसमें से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 7 वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, यूनिट नंबर 13 फाइनेंस का होगा यानी कि वित्त, यूनिट नंबर 14 कारपोरेट अफेयर्स का होगा। ये आप लोग को लिस्ट बनाए दे रहे हैं, इसको हल्का सा नोट कर लीजिए, उसमें निशान लगा लीजिएगा, कारपोरेट मामले। हाँ? यूनिट 24 होगी आपकी रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। तो सोच लीजिए इकोनॉमिक्स का ही ये पोर्शन है, ग्रामीण विकास। इतनी चीजें आपको करनी है साथ में। समझ में आया ऊपर से? सभी ने बना लिया होगा निशान। ठीक है, लिख लिया होगा। क्लास नोट्स आपका हो जाएगा। ठीक है, ईयर बुक आपकी इंडिया ईयर बुक जो होगी, न्यूज़पेपर और मैगजीन में आपको करंट अफेयर्स वाले नोट्स में जो है इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखना है, और 11th की एनसीईआरटी। इतनी चीजें आपके हथियार हैं, ये आपके पास होना चाहिए, और इसमें जो चीज बताया गया वो आपको करना है। क्लास नोट्स हम बनवाएंगे आपके। ठीक है, और इनसे जुड़े हुए सारे टॉपिक क्लास नोट्स में रहेंगे, उसका बेसिक, लेकिन डिटेल आपको यहाँ से पढ़ लेनी है सारी, ये साथ में पढ़ते हुए चलना है आपको। ठीक है, क्लास नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा लिखते चलिएगा, टॉपिक्स लिख लीजिए। सभी को अब आवाज आ रही है ना? चलिए, पहला टॉपिक क्या पढ़ाया जाएगा आपको? परिचय। लिखिए परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक आपको लिखना है जो पढ़ाएंगे, मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन। तीसरी चीज, थर्ड टॉपिक आप पढ़ेंगे, मौद्रिक एवं साख नीतियां।
मौद्रिक एवं साख नीतियां। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज। ये तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपको। चौथा आपको पढ़ना है बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम। पांचवा आपको पढ़ना है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। ठीक है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दोनों अलग अलग होती है, डिफरेंस भी बताया जाएगा। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सिक्स टॉपिक पढ़ना है। छठा राष्ट्रीय आय, जिसमें आप जीडीपी वगैरह सब पढ़ते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये लिस्ट बना लीजिएगा जो बना रहे हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 7 पढ़ना है आपको राजकोषीय नीतियां, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीतियां। फिस्कल पॉलिसीज। फिर हमें देखना है कर व्यवस्था, टैक्स सिस्टम हमारे देश का कैसे है। कर व्यवस्था, टैक्स। हाँ, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं सर? आवाज आ रही थी। आवाज आ रही है, वो मशीन चल रही है बाहर, हथौड़ी बंद कर दी गई, मशीन चल रही है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या मेरी आवाज? नहीं सर, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा? जो लिख रहे हैं ये चीज नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहे। थोड़ी देर का है वो, 10 मिनट चलाएंगे मशीन से। हथौड़ी तो बंद करवा दी है, 10 मिनट का काम है उनका, मशीन का, टाइल्स वालों का, ठीक है। इसमें जो लिख रहे हैं वहां से देख लीजिए। टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था। 9 विदेशी निवेश एवं व्यापार। देखिए हम लिख दे रहे हैं इसीलिए, चलिए धीरे धीरे लिखते हैं, बोलते हैं। विदेशी निवेश एवं व्यापार। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। फॉरेन हम लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए ना, नहीं सुनाई दे रहा है थोड़ी देर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। टॉपिक नंबर 9 ये देखना है। टॉपिक नंबर 10 आप लोग कहेंगे ये तो सर भूगोल का टॉपिक है। एग्रीकल्चर, कृषि। अभी बताएंगे इसमें क्या चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर,
उद्योग, इंडस्ट्री, टॉपिक नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग, गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 13 नियोजन, प्लानिंग, जो इंडिया ईयरबुक में चैप्टर भी आपको बताया हमने, प्लानिंग। 14वां टॉपिक पढ़ना है 14th, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और 15वां टॉपिक हमको पढ़ना है विश्व व्यापार संगठन। इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और करंट से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। थोड़ा सा बेसिक भी लेना है। और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इतने टॉपिक में हमको सारी चीजें कवर करनी है जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इतना बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या चीजें हैं। आपका मन करे, फेयर में नहीं, रफ में मन करे तो बना सकते हैं। आपको एक आउटलाइन दे देते हैं कि हम किस टॉपिक में, सारी चीजें नहीं बताएंगे लेकिन एक आइडिया आपको दे देते हैं थोड़ा सा। परिचय, इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, और माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे आइडिया बता रहे हैं, अभी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, महंगाई। इसके हमने यहाँ पर हमको इसके टाइप्स पढ़ने, प्रकार पढ़ने, कितनी तरह की मुद्रास्फीति होती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जो चार्ट बनाया है वो उतना ही रखना है। इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक है, हम केवल आपको एक आइडिया दे रहे हैं। आपको इसमें देखना है जैसे ये, फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, आपने नाम सुना होगा। इस तरह की चीजें हम लोग को पढ़नी है, थोक मूल्य सूचकांक। या फिर हमें देखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये सब हम लोग मुद्रास्फीति वाले उसमें पढ़ेंगे, और भी कई चीजें पढ़ेंगे, जो भी नई टॉपिक भी आ जाएंगे वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मौद्रिक नीति और साख नीति। पहली चीज तो दोनों को पढ़ेंगे, ये दोनों अलग अलग होती क्या है। ठीक है, वैसे भी जो मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसीज होती है, ये किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, जैसे हमारे यहाँ RBI, वही इसको चलाती है। और इसका काम क्या होता है, जो पैसा होता है उसको, पैसे को, मनी को बोला जाता है लिक्विडिटी। यानी मनी अगर मार्केट में ज्यादा है तो बोलते हैं लिक्विडिटी, तरलता बहुत ज्यादा है। और अगर मार्केट से पैसा
बैंकों में चला है तो कहेंगे कि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई। तो इसमें हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और इसको कम और ज्यादा करने के लिए जो केंद्रीय बैंक जो हमारी आरबीआई है वो जैसे सीआरआर यूज करती है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीजें, ठीक है। यानी कि एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता, रेपो रेट वगैरह नाम सुना होगा आपने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, वो सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। फिर हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, इसमें हम एक तो इनका इतिहास देख लेंगे, कब शुरुआत हुई हमारे यहाँ, हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी सी इसकी, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, आरआरबीज होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं। इसी में हम लोग एनपीए वगैरह पढ़ लेंगे, और प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह जो इसी से जुड़ी हुई आई है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मुद्रा बैंक क्या है, ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है, वो सारी चीजें हम लोग बैंकिंग वाले सिस्टम में देखेंगे। और देखते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो पहले जो डिफरेंस है कि मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट क्या होती है, ये देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट वगैरह का, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपने जो है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। नेशनल इनकम, जिसमें हम जीडीपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, ठीक है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसमें देश की राष्ट्रीय आय देखी जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीतियां, फिस्कल पॉलिसीज। किसी भी देश की राजकोषीय नीतियां, राजकोष यानी कि आपका जो खजाना है, तो उससे जुड़ी हुई नीतियां कौन लागू करेगा, स्पेशली सरकार। उसमें हम लोग देखते हैं बजट वाला पूरा सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, यानी यहाँ पर बजट और प्लस आपका अनुच्छेद 280 में जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, राजस्व हानि क्या होती है, बजट के जितने भी टाइप्स होते हैं, ग्रीन बजट क्या है, जेंडर बजट क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर अपना आता है टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, अब किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर जीएसटी, तो जीएसटी वगैरह हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कोड वगैरह है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर विदेशी निवेश और व्यापार आ जाएगा, ठीक है, यानी फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो इसमें हम एफडीआई वगैरह पढ़ेंगे, अपना एफडीआई क्या है, ठीक है, कैसे किस देश से कितना एफडीआई आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ कमेटीज हैं, समितियां हैं, वो सारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो बहुत सारी पार्टनरशिप वगैरह हम लोग की होती है दूसरे देशों के साथ, वो भी तो यहीं पे देख लेंगे हम लोग, उनको हम लोग यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक, फिर उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर का पोर्शन है, इसमें फूड प्रोसेसिंग वगैरह देखनी है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू को किस तरह से बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे, इंडस्ट्री कितने तरह की होती है, छोटे उद्योग, मंझोले उद्योग और स्मॉल, ठीक है। तो यानी MSME, मीडियम स्मॉल और इंटरप्राइजेस, ये सारे छोटे मंझोले और उससे भी छोटे वाले जो उद्योग होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैलोरीज के हिसाब से किया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, बेरोजगारी कैसी है, उसकी दर कैसी है, निकाला कैसे जाता है, वो सारी चीजें हम लोग इस वाले टॉपिक में देखेंगे। प्लानिंग,
पहले तो हमारा योजना आयोग था और 5 ईयर प्लान चलते थे। अब हमारे यहाँ नीति आयोग बना दिया गया है। वो अब कैसे प्लानिंग करता है, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कैसे काम करता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। वर्ल्ड बैंक कब बना, उसमें और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ काम करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, भारत के उसके साथ कैसे संबंध हैं, वो सारी चीजें और करंट में जो चीज चल रही होगी उसको मिलाकर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF और विदेशी व्यापार हमारा चलते समय जो एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे वर्क करता है और हमारे साथ उसके कैसे रिलेशन है और हमारे ऊपर कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन वो लगाता है, वो सारी चीजें करंट से जोड़ते हुए सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इन 15 टॉपिक्स में आपको इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन पढ़ाया जाएगा और करंट से जोड़ के पढ़ाया जाएगा। ट्रेडिशनल चीजें वो पढ़ाई जाएंगी जो अभी भी आ रही हैं और बाकी जो करंट में चल रहा है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन डिटेल्ड सिलेबस आपको कहाँ पे देखना है, अपने जो आपके पास सिलेबस होगा, ये देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि आपको सिलेबस की रीडिंग करनी है और लिख लेना है आप। ठीक है, सिलेबस की रीडिंग करनी है और उसको एक जगह पर लिख लेना है। उसमें दिया होगा कि भारत में आर्थिक नियोजन कैसे किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, उसके एम्स क्या है, उपलब्धियां क्या है, नीति आयोग, ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, सोशल जस्टिस। सोचिए सोशल जस्टिस वगैरह भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है। तो इसीलिए जो है सब चीज को जोड़कर हम इसमें ये पढ़ेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य वगैरह भी पढ़ेंगे, सब्सिडी वगैरह भी पढ़ेंगे, सारी चीजें लेकर चलेंगे। ठीक है, बफर स्टॉक क्या होता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, वो हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। तो देखने में तो नहीं लगेगा कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोग उसको यहीं पर साथ में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ही ये चीज दे दी गई है। पेपर 3 उठाकर आप देखेंगे यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का मेंस का, तो उसमें आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, कहीं पर कोई डाउट लग रहा है किसी को? कोई चीज समझ में ना आई हो गया यानी कि। चलिए, तो पहली यूनिट से हम लोग आज शुरू करते हैं। हेडिंग है परिचय, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट। परिचय में अब उतना ज्यादा ट्रेडिशनल चीजें नहीं आती हैं, लेकिन जो आती हैं अब वो चीज हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले देखना है इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से। ये कई बार पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। हिंदी में यूनानी बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इंग्लिश का ही वर्ड है, तो इंग्लिश वाले उसमें देखेंगे इसको दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ओइकास, OIKOS, ओइकोस, और दूसरा वर्ड है ग्रीक, दोनों को मिला के बना है NOMOS, ओइकोस नोमस। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है जी हम देख लेते हैं। ओइकास का मतलब होता है हाउस होल्ड या फैमिली,
यानी कि गृह या परिवार, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड या फैमिली, यानी कि गृह घर वाला, घर परिवार। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना, यानी घर परिवार का प्रबंधन करना ही शुरुआत में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स कहलाता था। मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। और दोनों वर्ड को मिला दिया गया तो वर्ड बना ओइकोनोमिया, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया। और जब इंग्लिश में इसको किया गया तो इसी से वर्ड निकला है हमारा इकोनॉमिक्स। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमिक्स का ट्रांसलेशन है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है वो है इकोनॉमिक्स। और वो कहाँ से निकला है? ओइकोनोमिया, जो कि ग्रीक के दो वर्ड को मिलाकर बना है। ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड यानी घर या फैमिली, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, उसी से ओइकोनोमिया बना है। और उसी का नाम फिर भी इंग्लिश में क्या हो गया? इकोनॉमिक्स। इस तरह से ये वर्ड आया है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखवा देते हैं ये डेफिनेशन वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स ब्रैकेट में लिखिएगा अर्थशास्त्र, हिंदी वालों के लिए है। इकोनॉमिक्स इंग्लिश में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए अर्थशास्त्र शब्द, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये तो इसका ट्रांसलेशन है। शब्द दो ग्रीक या यूनानी शब्दों, दो ग्रीक, ग्रीक की हिंदी क्या है? यूनानी। दो ग्रीक या यूनानी शब्दों पहला वर्ड क्या है? शब्दों ओइकोस, ओइकोस एवं, ओइकोस एवं नोमोस, नोमोस के मेल से बना है। और इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हिंदी बना के नहीं लिखना, के मेल से बना है। इंग्लिश में लिख लीजिए, पैराग्राफ में ही लिखना है इसको। द वर्ड इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स is composed of, is composed of two Greek words, is composed of two Greek words, oikos and nomos. Two Greek words, oikos and nomos. फुल स्टॉप। उसी के आगे लिखिए हिंदी में। ओइकोस का अर्थ है, ओइकोस का अर्थ है, ओइकोस का अर्थ है ग्रह। ग्रह मतलब घर वाला, ये वाला लिखना है। ये वाला ग्रह लिखेंगे तो प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रा लगाइएगा, ग्रह या परिवार, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ग्रह या परिवार। ओइकोस का अर्थ है गृह या परिवार, कॉमा, जबकि नोमोस का अर्थ है, जबकि नोमोस का अर्थ है प्रबंधन। नोमोस का अर्थ है
प्रबंधन, कॉमा, अतः इन दो शब्दों के मेल से, अतः इन दो शब्दों के मेल से ओइकोनोमिया, ओ आई के ओ एन ओ एम आई ए, अतः इन दो शब्दों के मेल से ओइकोनोमिया शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः इन दो शब्दों के मेल से ओइकोनोमिया शब्द की उत्पत्ति होती है एवं ओइकोनोमिया शब्द से, एवं ओइकोनोमिया शब्द से इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति होती, एवं ओइकोनोमिया शब्द से इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में फिर क्या हो गया वो, इकोनॉमिक्स। एवं ओइकोनोमिया शब्द से इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति होती है। अब इसमें कुछ पोर्शन इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। इंग्लिश वाले लिखिए इसी के आगे, कंटिन्यू करिएगा। ओइकोस मीन्स family. Oikos means family, comma, while nomos means management. Oikos means MEANS, family, while WHILE, while nomos means management, comma, so the combination of these two words, so the combination of these two words so the combination of these two words gives rise to the word, gives rise to the word oikonomia, oikonomia, oikonomia. रिपीट कर देते हैं। So the combination of these two words gives rise to the word oikonomia. And from this word, and from this word, comma, the word economics is derived. And from this word, comma, the word economics is derived. DERIVED. Okay. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर। अतः ये कहा जा सकता है कि अतः ये कहा जा सकता है कि ओइकोनोमिया अर्थात ओइकोनोमिया अर्थात अर्थशास्त्र, अतः ये कहा जा सकता है कि ओइकोनोमिया अर्थात अर्थशास्त्र
वो विज्ञान है, वो विज्ञान है जो गृह प्रबंधन, गृह ये वाला लिखिएगा, घर वाला, जो गृह प्रबंधन का अध्ययन करता है, जो गृह प्रबंधन का अध्ययन करता है। फुल स्टॉप। यह इस बात का अध्ययन करता है, यह इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार एक परिवार, यह इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके, अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अपने खर्चों को पूरा करता है। यह इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अपने खर्चों को पूरा करता है। इंग्लिश में लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। Therefore, comma, therefore, comma, it can be said, SAID said, therefore, it can be said that it can be said that oikonomia or economics, oikonomia or economics is the science, is the science is the science that studies home management, HOME, home management. Therefore, it can be said that oikonomia or economics is the science that studies home management, full stop. It studies how a family, it studies how a family uses how a family uses its limited resources, uses its limited resources to meet meet its expenses, to meet its expenses. ठीक है, तो ये तो शुरुआत की बात हो गई, लेकिन आगे चलकर ये बहुत ब्रॉड लेवल पर फैल गई। अब इसमें कुछ और चीजों को जोड़ दिया गया है। अब ये साइंस जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो है देखा जाता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, इसमें अब इसमें ब्रॉड हो गया, अब इसमें आता है वस्तुओं एवं सेवाओं का, अभी लिखना नहीं है आपको, सेवाओं का उत्पादन देखते हैं। अब
उसका फिर वितरण देखते हैं, और फिर उसको यूज जो करते हैं यानी उसका उपभोग देखा जाता है। अब ये ब्रॉड हो गया। अब क्या हो गया इसमें? इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। और आज हम इसमें जो है वस्तु सेवाओं का उत्पादन, उनका वितरण और उनका उपभोग, इसकी प्रक्रिया को भी अब अध्ययन किया जाता है। अब धीरे धीरे ये इतना विकसित हो चुका है। तो उसी में एक लाइन बढ़ा के लिख लीजिए, परंतु अर्थशास्त्र का दायरा, परंतु अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। वो तो उसकी परिभाषा हो गई, ठीक है, उसका मतलब निकाल लिया गया, लेकिन अब उसका देखा जाएगा कि ब्रॉड लेवल पे बढ़ चुका है। परंतु अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है, परंतु अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। इंग्लिश में लिख लीजिए उसी में कंटिन्यू करके, बट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, बट द स्कोप of economics is much broader than this. Economics is much broader than this. उसी में कंटिन्यू करके हिंदी में लिखिए, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग, कंजम्पशन एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इंग्लिश में कंटिन्यू कर लीजिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स is the science that, economics is the science that studies the process of production, studies the process of production, studies the process of production, distribution and consumption of goods and services, goods and सर्विसेज। तो आज ये ब्रॉडर हो चुका है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल था इकोनोमिया, उसका अर्थ तो सिर्फ फैमिली का मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था,
लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो आज ब्रॉडर हो चुका है। इसमें हम लोग जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन देखते हैं। अब जो है हमारे यहाँ जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन आजकल हम लोग इसमें करते हैं। तो ये तो इसकी एक परिभाषा हो गई, ठीक है, किसकी? इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटकर देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है व्यष्टि, बकायदा एनसीईआरटी आती है इसी नाम से, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरे वाले पोर्शन में को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। इसको बोला जाता है समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये जो डिवीजन किया गया अर्थशास्त्र का, ये जिनके द्वारा किया गया उनका नाम है, वो एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे, नॉर्वे के थे, उनका नाम है, ये डिवीजन उन्होंने किया, नॉर्वे के थे अर्थशास्त्री रेगनर फिश, RAGNAR, रेगनर, स्पेलिंग है FRISCH, लेकिन हिंदी में लिखते हैं रेगनर, रेगनर फिश, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये नॉर्वे के बहुत ही प्रसिद्ध एक पॉपुलर क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं, यानी अर्थशास्त्री। और इसी वजह से इनको इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज भी मिला था 1969 में। 1969 में इनको फर्स्ट इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार इनको 1969 में इसी के लिए मिला भी था, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स का ये पुरस्कार दिया जाता है, इसका नाम जो है, जिस बैंक के द्वारा ये दिया जाता है उस बैंक के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है, कभी कभार प्री में पूछ लिया जाता है। और उस बैंक का नाम है, ये स्वीडन की सबसे पुरानी बैंक है, और वो बैंक ही इस प्राइज को देता है, उसी लिए बैंक के नाम पर उसका नाम है। स्वीडन की सबसे ओल्ड बैंक है, विश्व की सबसे पुरानी है, स्वीडन की नहीं, स्वीडन की बैंक है, लेकिन ये विश्व की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे पुरानी। और बैंक का नाम है, ये वहां की, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ये वहां की सेंट्रल बैंक है, वहां की केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये वहां की स्वीडन की केंद्रीय बैंक है। और उसका नाम क्या है? नाम है उसका सेवेरिजेस रिक्स बैंक, स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है, स्वीडन में लिखा हुआ है SEVERIGES, ठीक है, सेवेरिजेस रिस्क है, नाम है रिक्स, RIKS, कई बार गलती से रिस्क लिखा हुआ मिल जाएगा, तो है रिक्स बैंक, रिक्स
बैंक। ये जो है विश्व की सबसे पुरानी बैंक है और इस समय स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक यानी जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, और इसका नाम क्या है? सेवेरिजेस रिक्स बैंक, हिंदी में लिख देते हैं सेवेरिजेस रिक्स, रिस्क नहीं है, रिक्स बैंक। यही इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इसने 1969 में पहला शुरू किया। और किस लिए शुरू किया? क्योंकि इस समय ये 300 वर्ष की हो गई थी। इसके एस्टेब्लिशमेंट का 300 साल पूरा हुआ था 1969। तो इसने अपनी एनिवर्सरी 300th एनिवर्सरी मनाई थी और तब इकोनॉमिक्स का प्राइज देना शुरू किया था। तो इसी बैंक के नाम पे इस प्राइज का नाम क्या है? इस प्राइज का नाम अब इकोनॉमिक्स का जो प्राइज आता है उसका नाम ओरिजिनल क्या है? सेवेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस, यही है इसका फुल नाम, यही है इकोनॉमिक साइंस। इसी को बोला जाता है नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 1969 में इस बैंक के 300 वर्ष पूरे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के। तो उसने अपनी 300वीं जो है वर्षगांठ मनाई थी, 300 जो एनिवर्सरी मनाई थी, उसी पे ये प्राइस शुरू किया था। और ये जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक है और विश्व की सबसे पुरानी बैंक है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज तो नाम सुना है, कई बार पूछ लेते हैं कि उसका पूरा नाम क्या है, तो वो है सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस। ठीक है। और सबसे पहला प्राइज किसको मिला? ये मिला जिन्होंने इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस डिवाइड करी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। उन्हीं को ये पहला प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये पॉइंट लिखाएंगे। तो पहले अब हम देख लेते हैं कि व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या है, फिर इसको एक साथ लिखा देते हैं। जो डिवीजन रेगनर साहब ने किया था, रेगनर साहब ने डिवीजन इकोनॉमिक्स का किया था, एक माइक्रो यानी कि व्यष्टि और दूसरा था मैक्रो समष्टि। अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, माइक्रो वर्ड भी जो है एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द, और इसका मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि स्मॉल। ये भी एक क्या है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म यानी कि स्मॉल। यानी कि अर्थशास्त्र के इस वाले पोर्शन में, इकोनॉमिक्स के इस पोर्शन में, हम जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी होती है हमारी, उसके छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं उनकी स्टडी करती है। इसमें छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है, छोटी इकाइयों यानी स्मॉल यूनिट जो होती है हमारे अर्थव्यवस्था की, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि स्मॉल यूनिट में क्या आ जाएगा हमारा? एक तो परिवार आ जाएगा, अगर परिवार के लेवल पे देखा जाए, या फिर कोई एक इंडस्ट्री आ जाएगी, उद्योग आ जाएगा, यानी कि फैमिली या फिर इंडस्ट्री, ये छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर या फिर किसी व्यक्ति विशेष, जैसे हमारे अंबानी साहब, रिलायंस इंडस्ट्री एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष पे
जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको जब स्टडी करा जाता है तो वो हमारा कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें परिवार और उद्योग की जो आय और व्यय होता है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसकी स्टडी करी जाती है। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि मांग और आपूर्ति कैसी है यहाँ पर, यानी बाजार जहां पर ये लोग सामान वगैरह बेचेंगे। उद्योग जो है जहां पर इंडस्ट्री अपनी सामान बेचती है और एक परिवार वहां से सामान खरीदता है, तो उस मार्केट की स्टडी की जाती है यहाँ पे छोटे लेवल पर, बाजार का अध्ययन, स्टडी ऑफ मार्केट। और वहां पर क्या देखा जाता है, मांग क्या है और पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई की स्टडी, डिमांड और सप्लाई की स्टडी छोटे लेवल पर करी जाती है। यानी कि बाजार वाला वो पोर्शन जहां पर क्या होता है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज खरीदी और बेची जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, छोटी इकाइयों स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करी जाती है, इसमें बड़े लेवल की स्टडी नहीं करी जाती। जबकि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो पूरे देश के स्तर पर एक होल कंट्री को उस पर देखेगा। उसमें हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो वो मैक्रो में आ जाता है। तो हमने पहला क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका मतलब ही होता है सूक्ष्म, इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स की स्टडी करी जाती है। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाता है कंपेयर करते हुए, तो ये भी एक वर्ड है हमारा MACRO, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रॉड या बिग, यानी कि बड़ा। और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें बड़े जो यूनिट होंगी, बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन, उसमें परिवार के स्तर पर या एक छोटे से उद्योग में, यहाँ पे नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक स्टडीज करी जाती है। जिसमें कि हम लोग क्या चीज देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, GDP वगैरह, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेशनल इनकम, ये सब हम पढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि पढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, और हम देखते हैं आर्थिक विकास। दोनों में अंतर भी अभी देखेंगे बाद में आगे चलकर। आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी करी जाती है, किस लेवल, पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर किसी देश की आर्थिक नीतियां, इन सब चीजों की जो स्टडी करी जाती है उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। यानी कि अब जब हम छोटी छोटी यूनिट्स का स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है माइक्रो। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटी यूनिट की स्टडी करना, यानी किसी परिवार की जो है स्तर पे देखना, उसकी खर्च देखना, उसकी आय देखना, ठीक है, डिमांड सप्लाई देखना, या किसी एक छोटे से मार्केट की देखना कि वहां पर जो वस्तु और सेवाओं की खरीद और बिक्री हो रही है, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज वहां पर जो है सेल और परचेज की जा रही हैं, वहां पर डिमांड और सप्लाई कैसी है।
मांग और आपूर्ति कैसे। तो ये छोटे लेवल पर जब देखते हैं तो एक पार्ट इसको कर दिया गया, इसको बोला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्टडी कैसी चल रही है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। यानी जब नेशनल लेवल पर किसी इकोनॉमी की स्टडी करी जाती है तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या देते हैं, नेशनल इनकम, इसकी स्टडी करना है, जिसमें जीडीपी वगैरह आता है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पावर्टी, बड़े लेवल पे जो चीजें देखी जाती हैं उनको हम समष्टि अर्थशास्त्र में। ये दो पार्ट किए गए थे। नॉर्वे के बहुत ही बढ़िया प्रसिद्ध एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे रेगनर फिश, और इसी वजह से उनको 1969 में इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था उसको इनको मिला था, जो कि स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है सेवरिजेस रिक्स बैंक, उसी के नाम पे अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का नाम भी है सेवरिजेस रिक्स बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस। और जो उसने 1969 में अपनी 300वीं वर्षगांठ पे देना शुरू किया था। 300 उसकी एनिवर्सरी थी उस समय। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। लिखिए, अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र को दो प्रमुख हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थशास्त्र को दो प्रमुख हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है, और डैश करके लिखिए पहला हिस्सा व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। पहले वाले को बोला जाता है माइक्रो, MICRO, और सेकेंड वन इज मैक्रो, MACRO। माइक्रो और मैक्रो ग्रीक वर्ड दोनों ही है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स। Economics is classified into two major parts. First one, microeconomics, and the second one is macro, MACRO. Microeconomics and macroeconomics. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये वर्गीकरण नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फिश, ऐसे लिखिए रेगनर फिश ने किया था, फुल स्टॉप। उन्हें 1969 में 1969 उन्हें 1969 में अर्थशास्त्र के लिए उन्हें 1969 में अर्थशास्त्र के लिए
लिए पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें 1969 में अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। फुल स्टॉप। इंग्लिश में लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। This classification was given by famous economist of Norway, Ragnar Fish, Frisch, Ragnar Fish, Frisch, Ragnar Fish, full stop. He was also awarded the first Nobel Prize for Economics, in 1969। तो 1969 से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ और आप लोग को यही सब लिस्ट बनानी है। नोबेल प्राइज देखिए पहली बार कब स्टार्ट हुआ और लिटरेचर का कब शुरू किया गया और इकोनॉमिक्स का, ये सारी चीजें आती है। ये सब आप लोग जीके का काम भी साथ में करते रहिए, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा स्टडी में आएगा, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969, फुल स्टॉप। उसी में लिखिए हिंदी में लिखिए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार को इंग्लिश में नाम लिखिएगा, सेवेरिजेस रिक्स, RISK, रिक्स बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस कहा जाता है। सेवेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस कहा जाता है। ये इंग्लिश में लिख लीजिए। कई बार प्री में पूछ लिया जाता है और मेंस में भी लिख सकते हैं कई बार, आपके पास याद रहे तो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कहा जाता है
फुल स्टॉप। इसका वितरण इसका वितरण इसका वितरण स्वीडन की केंद्रीय बैंक स्वीडन की केंद्रीय बैंक, और नाम वही लिख लीजिए, सेवरिजेस रिक्स बैंक। इसका वितरण स्वीडन की केंद्रीय बैंक सेवरिजेस रिक्स बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर आरंभ हुआ था। इसका वितरण स्वीडन की केंद्रीय बैंक सेवरिजेस रिक्स बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर आरंभ हुआ था। इंग्लिश में उसी में कंटिन्यू करके लिखिए। The Nobel Prize for Economics is called The Nobel Prize for Economics is called ये नाम लिख लीजिए, is called Severidges Rix Bank Prize for Economic Science, called Severidges Rix Bank Prize for Economic Science। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। फुल स्टॉप। its distribution began BEGAN या किसी कॉल आ रही, एक सेकंड। भाई अभी क्लास ले रहे हैं, मेरा नहीं, सुनीता वर्मा। हाँ ठीक, हाँ सेविंग है, ठीक है, ओके ओके। हाँ तो लिख रहे थे, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन began 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 on the 300th anniversary of Sweden's apostrophe s लगा के Sweden Central Bank, Sweden Central बैंक, और नाम लिख लीजिए उसके आगे बैंक का, सेवरिजेस रिक्स बैंक, स्वीडन सेंट्रल बैंक सेवरिजेस रिक्स बैंक। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। डैश करके लिखिए। माइक्रो एक ग्रीक शब्द है, माइक्रो, और पैराग्राफ में लिखिएगा सब, पॉइंट पॉइंट वाला झंझट अभी मत रखिएगा इसमें, जहां पे हम बोलेंगे तो पैराग्राफ चेंज। माइक्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म,
माइक्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म। फुल स्टॉप। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की उन छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है अर्थव्यवस्था की उन छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है जिनसे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है जिनसे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इंग्लिश में लिखिए, हेडिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग small. Micro is a Greek word meaning small. Full stop. Hence फिर कॉमा लगाइए। Hence microeconomics studies hence microeconomics studies the small units of the economy studies the small units of the economy from which the economy is made from which the economy is made। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू करके हिंदी में लिखिए। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिवार अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिवार एवं व्यक्ति विशेष के स्तर पर एवं व्यक्ति विशेष के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। रिपीट कर देते हैं। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिवार एवं व्यक्ति विशेष के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात यह एक परिवार एवं औद्योगिक इकाइयों की आय तथा व्यय का अध्ययन करता है। अर्थात यह एक परिवार एवं औद्योगिक इकाइयों की आय तथा व्यय का अध्ययन करता है। फुल स्टॉप। इंग्लिश में लिखिए, कंटिन्यू करिए उसी में। Therefore, comma, microeconomics studies therefore, comma, microeconomic studies economic activities at a family and individual level at a family and individual
लेवल, फुल स्टॉप। It studies the income and expenditure of a family. It studies the income and expenditure of a family and industrial unit of a family and industrial unit. फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू करके हिंदी में लिखिए, यह अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन करता है। यह अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन करता है। और ये क्या होता है, ये हम अभी आगे डिटेल में सब पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांड सप्लाई क्या होती है सब पढ़ेंगे। यह अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन करता है तथा साथ ही साथ उस बाजार का भी अध्ययन करता है तथा साथ ही साथ उस बाजार का भी अध्ययन करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। जहां वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। इंग्लिश में लिखिए, कंटिन्यू करना है उसी में, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। It studies demand and supply in the economy. It studies demand and supply in the economy as well as the market where where goods and services are bought and sold. BOUGST, bought and sold. Where goods and services are bought and sold. तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें छोटी यूनिट्स देखी जाती, किसी भी इकोनॉमी में छोटी यूनिट पे जो स्टडी करी जाती है वो इसी में आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो नेशनल लेवल की स्टडी करी जाती है वो इसमें आती है। तो हेडिंग अगली डालिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि ऐसे लिखेंगे हिंदी में, समष्टि, मैक्रो, MACRO। समष्टि अर्थशास्त्र, डैश करके लिखिए। मैक्रो भी एक ग्रीक शब्द है। मैक्रो भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बड़ा। मैक्रो भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बड़ा। फुल स्टॉप। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के वृहद पक्षों का अध्ययन करता है। वृहद पक्ष हमने लिख दिया। वृहद
पक्षों का, यानी बिग कॉन्सेप्ट, जो बिग बड़ा वाला पक्ष एस्पेक्ट होते हैं उनको बोलता है। वृहद पक्षों का अध्ययन करता है, रिपीट कर देते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के वृहद पक्षों का अध्ययन करता है। फुल स्टॉप। इंग्लिश में लिखिए, हेडिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स, डैश करके लिखिए। मैक्रो इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। मैक्रो is also a Greek word which means big, which means big, full stop. Hence, comma, it becomes clear that, hence, it becomes clear that macroeconomics studies becomes clear that macroeconomics studies the big aspect of the economy, big aspects, ASPECTS, big aspects of the economy, full stop. उसी में कंटिन्यू करके लिखिए। यह राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सामाजिक स्तर, क्योंकि वहां पे फैमिली था, अब पूरे समाज को भी देखा जा सकता है। तो यह राष्ट्रीय स्तर, ब्रैकेट में सामाजिक स्तर, यह राष्ट्रीय स्तर, ब्रैकेट में सामाजिक स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। क्योंकि कई बार लिखकर आ जाएगा सामाजिक स्तर, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैक्रो की बात कर रहा है या माइक्रो की। तो फैमिली की बात होगी तो माइक्रो, MICRO, और जब समाज की पूरी बात होगी तो यानी कि MACRO, मैक्रो की बात वो कर रहा है। तो यह राष्ट्रीय स्तर, ब्रैकेट में सामाजिक स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, फुल स्टॉप। अतः राष्ट्रीय आय, अतः राष्ट्रीय आय, कॉमा, आर्थिक समृद्धि, कॉमा, आर्थिक विकास, कॉमा, मुद्रास्फीति, कॉमा, बेरोजगारी, कॉमा, आर्थिक नीतियां, इत्यादि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। इत्यादि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र
के अंतर्गत होता है। अतः राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियां इत्यादि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। उसी में इंग्लिश में कंटिन्यू करके लिख लीजिए। It studies the economy at social level It studies the economy at social level, that is i.e. that is at the national level, at the national level. Full stop. Therefore, comma, the study of national income, therefore, the study of national income economic growth, national income, economic growth, comma, economic development, सब आगे पढ़ना है, economic development, comma, inflation, comma, unemployment, comma, economic policies, etc., etc., is studied under macroeconomics, is studied under macro, macro इकोनॉमिक्स। तो अगर आप एनसीईआरटीज वगैरह देखेंगे कभी तो उसमें हर क्लास में इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स करके छोटी छोटी बुक्स भी पहले तो हम लोगों ने पढ़ी भी हैं, लेकिन अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब नहीं आता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इन्फ्लेशन वगैरह। इसमें जितने टर्म्स आए हैं वही अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, और वहां पर समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, आर्थिक विकास से उसका क्या अंतर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या उसमें दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, मांग और आपूर्ति क्या होती है, इन सब चीजों का ही अध्ययन अब हम 1 बाय 1 आगे की यूनिट्स में करेंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहली चीज जो आपको एनसीईआरटी चाहिए उसकी हार्ड कॉपी आज तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर हो जाती है मिल जाती है आपको, उसकी हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको जो बताया है हमने कि इंडिया ईयर बुक, तो साथ में उसको पढ़ते चलिए। अब आपको अपने आप बहुत सारा वर्क करना होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इकोनॉमिक के इशू जो उससे रिलेटेड है उनको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तब उसके बाद फिर आप इकोनॉमिक्स का कोई भी चीज न्यूज में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा,
क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज द इन्फ्लेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ट्रेड कैसे हो रहा है वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए, तो ये सारे इश्यूज जब हम इसमें कवर कर लेंगे तब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में और मजा आने लगे। जैसे अब अगर संविधान से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं ऐसा, ये बताइए। अच्छा, पहले और अब में अंतर आया कि नहीं? संविधान वाले जो न्यूज होती थी उनको पढ़ने में, जो चाहे राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ हो चाहे विधानसभा से जुड़ा हुआ हो, अब आपको वो चीजें क्लियर होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो फिर मेरा फेल्योर है, समझ लीजिए, अगर आप अभी भी नहीं समझ